Hi guys, I welcome you all to the very first lecture of the class 12 series. Today we are going to study the partnership chapter. First of all, I would like to congratulate everyone. You guys have cleared your class 11. Now you guys are the most senior students of your school. So today we are going to start the new chapter, partnership. In this particular video, we are going to discuss only about the fundamentals or the basics of partnership. This particular chapter, partnership, is in class 12th at your graduation level, at your professional courses also, at your master's level. So this is one of the most important chapter and also has a good weightage in terms of marks also. तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? Partnership is nothing, it is just a relationship between two or more persons. और रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? बिजनेस रिलेशनशिप. अच्छा, when do we say that two people? अच्छा, एक रिलेशनशिप को एग्जिबिट करने के लिए मिनिमम कितने पर्सन चाहिए? 2 persons. For example, we have mother and father. They both are in a relationship. ये कितने पर्सन है? मिनिमम 2. Suppose we have mother, we have father, we have brother and we have 2 sisters. ये भी क्या है? ये सब लोग एक रिलेशनशिप में है. ये कितने लोग हैं? 5. So we can see एक रिलेशनशिप को एग्जिबिट करने के लिए मिनिमम हमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए. अच्छा, अभी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट आया क्यों? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो वो समझते हैं. अभी तक क्लास 11th लेवल पे जो हमने अकाउंटेंसी पढ़ी है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी. यानी कि सिंगल ओनर. अब सिंगल ओनर में ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. अच्छा, एक पर्सन के पास पैसा भी लिमिटेड होगा तो मैं ये बोल सकता हूँ दैट कैपिटल इज लिमिटेड. एक बंदा एक ही पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज कर सकता है तो एक्सपर्टाइज लैक करती है. मैनेजमेंट प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एक ही पर्सन को पूरा बिजनेस संभालना है. तो इन सब डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है पार्टनरशिप का. पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं. ये तो हो गया इस चैप्टर का ओवरव्यू. एक छोटे से एक्ट का नाम बता रहा हूँ, याद रखना बहुत काम आएगा. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. वैसे क्लास 12 के लिए एक्ट याद रखने की भी ज़रूरी नहीं है, बट अगर एग्जामिनर आपके आंसर्स के अंदर अगर कोड्स और सेक्शंस वगैरह देखेगा तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार स्टूडेंट ने अच्छे से मेहनत किया. तो एक्ट और सेक्शंस को कोड करने से आंसर की वेटेज बढ़ जाती है. और एक तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया. दूसरी चीज़ याद रखनी है सेक्शन 4, जो कि क्या करता है? हमें डेफिनेशन देता है पार्टनरशिप की. ये हो गया हमारा ओवरव्यू. अब पढ़ते हैं चैप्टर क्या है.
ये वैसे क्लास 12 करिकुलम में चैप्टर 2 है, बट आई एम टेकिंग दिस एज चैप्टर 1. सो वी हैव मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. सबसे पहले तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आ गया हमारी एक्ट का नाम. एक सेकेंड. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. अच्छा, ये जो है ना carried on by all और any of them acting for all, इसको बाद में समझेंगे. So we have seen that it is a relationship between persons. रिलेशनशिप एग्जिबिट होना चाहिए और पर्सनस बोला है, यानी 2 or more person minimum should be there who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. 2 चीज़ें याद रखने को बोली थी, सेक्शन 4 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. जब भी डेफिनेशन पूछेंगे तो ये 2 चीज़ें कोट कर देना, फुल मार्क्स मिलेंगे. Next we have is essential features of a partnership. So it is an association of 2 or more person and they must be competent to contract. Competent to contract का मतलब होता है partners, they shouldn't be a minor, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए. माइनर कौन होता है? हु इज लेस देन 18 years. यानी कि एक पार्टनर जो है उसकी एज 18 years मिनिमम और मोर होनी चाहिए. दूसरी चीज, ही शुड नॉट बी अ कन्विक्टेड पर्सन. He should not be a convicted person. Convicted person यानी जिसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा होता है. Person should be of sound mind. Sound mind मतलब जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होते, who cannot take rational decisions. तो ये सब चीज़ें competency चेक करने के लिए होती है. So it is an association of 2 or more persons, ठीक है. It is an agreement entered into by all the persons concerned. अब agreement क्या होता है? So agreement in simple language is a written acknowledgement. प्रैक्टिकल लाइफ में जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, तो एक इस तरह की पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनता है जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. ये एक स्टैम्प पेपर पे निकलता है. स्टैम्प पेपर एक लीगल पेपर होता है जिसमें कि हमारे पार्टनर्स की डिटेल्स, हमारे बिजनेस की डिटेल, हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी जितने भी रिलेटेड आइटम्स होते हैं उन सब की डिटेल्स होती है. यहाँ पे सिग्नेचर्स होते हैं पार्टनर्स के, यहाँ पे सिग्नेचर्स होते हैं, नोटराइज किया जाता है ये, और ये जाके क्या बन जाती है? पार्टनरशिप डीड बन जाती है. अब ये अग्रीमेंट ओरल भी होता है और रिटन भी होता है, और रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस एंड द बिजनेस मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस. अब ऐसा नहीं है कि आप लोग वीड का बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो. द बिजनेस मस्ट बी अ लीगल बिजनेस. The carrying on of such business by all or any one of them acting for all. For example, 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C. अगर A ने एक डिसीजन लिया तो वो डिसीजन B के ऊपर भी बाइंडिंग होता है
और सी के ऊपर भी बाइंडिंग होता है। यहाँ पे ए हमारा एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा है और बी और सी क्या है, एज एन एजेंट हो गए। अब सपोज सी ने कोई डिसीजन लिया जो कि बी पर भी बाइंडिंग है और ए पर भी बाइंडिंग है, तो सी यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है और ए और बी एज एन एजेंट एक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ए जो है ही इज़ एन एजेंट ऑल्सो एंड ही इज़ अ प्रिंसिपल ऑल्सो। या तो एक बंदा तीनों के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है या फिर तीनों एक दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं। So it is rightly said that a partner is both an agent and a principal. Sharing of profits of the business including losses. इसका मतलब ये होता है, अच्छा अकाउंट्स में क्या होता है, जब भी वर्ड आए ना प्रॉफिट्स, तो अज्यूम कर लेना उसके साथ लॉसेस भी हैं। मैंने आपको बताया था लॉसेस को हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो जैसे 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। सपोज़ एक ईयर में 2019 और 2020, इस ईयर में अगर इन्हें 50,000 का प्रॉफिट हुआ है तो इनका जो भी अग्रीड रेशियो होगा वो उसमें डिवाइड कर लेंगे। सपोज़ 2:1 के रेशियो में ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसको 20,000 मिलेगा, इसको 20,000 मिलेगा, इसको 20,000 मिलेगा। सपोज़ अगर 2019 में लॉस हो गया ना 1 लाख का, तो अगर ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ना यार, तो ये लोग लॉस भी बुक शेयर करेंगे। तो इसको 40,000 का लॉस जाएगा, इसको भी 40,000 का लॉस जाएगा, इसको 20,000 का लॉस जाएगा एंड दिस वन इज़ 10,000। ये हो गया 1 लाख। तो अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं पार्टनर, दे विल ऑल्सो शेयर द लॉसेस। हाँ, अगर अग्रीमेंट में हमने ये स्पेसिफाई कर दिया कि सी लॉस बियर नहीं करेगा, तो वी वोंट शेयर द लॉस, ही विल ओनली शेयर द प्रॉफिट्स। बट ये कब होगा, अगर ये रिटर्न होगा तो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि सपोज बिजनेस के एसेट्स 10 लाख हैं और मेरे क्रेडिटर्स 15 लाख हैं, तो मेरे क्रेडिटर्स के पास ये राइट होता है कि वो इन एसेट्स को सेल ऑफ कर दें और इनसे जो रिकवरी होगी उनसे अपना ड्यू पेमेंट जो हो उसको सेटल कर लें। बट इस केस में क्या हो रहा है, 5 लाख तो अभी भी क्रेडिटर्स की पेमेंट बच गई ना। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं, यानी अदर देन बिजनेस एसेट्स, उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं क्रेडिटर्स के पास, उनको भी राइट है सेल ऑफ करने का। तो एक पार्टनर की क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर ये लाइबिलिटी लिमिटेड होती ना तो वो पर्सनल एसेट्स को सेल नहीं कर सकता था। इन सिंपलर टर्म्स, वेयर देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द पर्सनल एसेट्स of the partners can also be used. We have some another term, partners and firm. Partners कौन होते हैं और firm क्या होते हैं, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सपोज A, B और C है, तो A यहाँ पे क्या है, हमारा पार्टनर है। B हमारा क्या है, he is also a partner, and C हमारे क्या है, he is also a partner। ये क्या है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। जब ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं ना
तो एक फर्म का नेम बनता है सो एंड सो, ABC एंड फर्म के नाम से बोल देते हैं। ये मेजर्स ABC फर्म जो है ये कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। सो वी हैव टू थिंग्स, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअल कैपेसिटी में they are known as partners and collectively they are known as partnership firm. पार्टनरशिप डीड मैंने आपको बता दिया है। पार्टनरशिप डीड क्या है? फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द मेन थिंग दैट इज द relations among partners will be governed by the mutual agreement which can either be oral or written. However, it is better to have a written agreement. This written agreement is known as partnership deed. ये बोल रहा है दैट इट इज़ बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट में क्या होता है? उसमें डिटेल्स होती हैं, डिटेल्स अबाउट हाउ आवर बिजनेस एक्टिविटीज़ विल बी कंडक्टेड, यानी हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैसे कंडक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स रहेंगे, क्या क्या लिमिटेशंस रहेंगी पार्टनर्स के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसके अंदर लिखे होते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट के। अब अगर ये रिटर्न एग्रीमेंट ना हो तो क्या हो सकता है, इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए हमारे पास तो कोई बेसिस अवेलेबल ही नहीं है ना, क्योंकि कोई भी रिटर्न अग्रीमेंट ही नहीं हुआ था। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट. This written agreement is known as partnership deed. I have already told you guys. Main clauses in a partnership deed: name of the firm and the partners, commencement and duration of business. Commencement का मतलब होता है कब से हम अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, और ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस यानी कितने साल के लिए हम लोग अपने पार्टनरशिप डीड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी हर पार्टनर कितना कितना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा. दैट वुड बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर. अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज ड्राइंग एंड द टाइमिंग्स ऑफ सच ड्राइंग्स, यानी वो अपना कैपिटल कितना विड्रॉ कर सकता है. जब हम कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं तो इट इज़ नोन एज ड्राइंग्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल एंड ऑन हिज लोन टू द फर्म एंड टू बी चार्ज ऑन हिज ड्राइंग. इसका मतलब समझते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का. एक तो ड्राइंग्स पर, कैपिटल पर और उसके लोन पर. अच्छा, जैसे ए हमारा पार्टनर है ना, वो बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रहा है. ये उसकी क्या है, कैपिटल है. वो ये बोलता है यार अगर ये सेम पैसा मैं बैंक में रखता तो मेरे को मिनिमम 6% का इंटरेस्ट मिलता. यहाँ पर तो मेरे को ऐसा सच कुछ नहीं मिल रहा. नो डाउट प्रॉफिट मिल रहा है, बट एक लॉस की कंडीशन भी तो आ जाती है ना. यहाँ पे 6% तो एकदम फिक्स होता है. तो वो ये बोलता है कि मेरे को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए अपने कैपिटल के ऊपर, क्योंकि अगर वो सेम पैसा बिजनेस में डालता तो उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता. जब मैंने बताया कि ड्राइंग्स क्या होती है, हम कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर वो कैपिटल डाल रहा है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा. बट जब वो ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उस पर हम अपने बिजनेस के थ्रू उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, हम अपने प्रॉफिट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे इंक्लूडिंग द लॉसेज. वेदर अ पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एनी सैलरी, किसी पार्टनर को प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी भी मिलेगी. एनी वेरिएशंस इन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स. प्रोसीजर बाय विच अ पार्टनर में रिटायर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, यानी अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाना चाहता है तो वो कैसे रिटायर करेगा और हम उसके ड्यूज़ को कैसे सेटल करेंगे, ये सब किसके अंदर लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए.
ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सपोज सी हमारा पार्टनर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, या जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दिवाला। आई गेस आई एम अगर सी मेरा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ए और बी उसके ड्यू, जैसे सी ने अगर कहीं किसी से 10,000 का बिजनेस लोन ले रखा था, तो ए और बी वो उसको कैसे सेटल करेंगे, ये भी हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। बैंक अकाउंट ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, यानी कि बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा। इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ पार्टनर्स एक्ट विल अप्लाई। ये क्या बोलता है कि सपोज अगर हमने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया है, ये अगर मेरा रिटर्न एग्रीमेंट है, तो इसके अंदर जो कंडीशंस मैंने स्पेसिफाई करी हैं वो मेरी एप्लीकेबल होंगी। बट व्हाट इफ देयर इज़ नो रिटर्न एग्रीमेंट, यानी मेरा ओरल एग्रीमेंट हुआ है और मेरे पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो मेरे पास कोई बेसिस होना चाहिए ना इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने में। तो मैंने आपको एक एक्ट का नाम बताया था, अगर एक बार फिर से देखते हैं। अगर ओरल एग्रीमेंट है एंड देयर हैपन्स अ डिस्प्यूट, देन ऑन व्हाट बेसिस दिस डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड। तो इसका आंसर है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर जो हमारा लॉ बोलता है ना, हम उसको मानेंगे। अगर अग्रीमेंट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर किसकी बात मानेंगे हम? एक्ट की बात मानेंगे। तो वो बोल रहा है इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई, कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हम उसके सेक्शंस हम उसके जो भी कंडीशन स्पेसिफाई हम उसको मानेंगे। इफ़ देर इज़ नो रिटर्न एग्रीमेंट, देर इज़ एन ओरल एग्रीमेंट, देन द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज सेइंग दैट नो पार्टनर हैज़ द राइट टू ड्रॉ एनी सैलरी, यानी किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कैपिटल, कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो ही विल बी अलाउड टू चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। इसका मतलब समझते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर वो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो ड्राइंग्स पे भी नहीं लेना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। बट हाँ, अगर सपोज ए है पार्टनर, उसने बिजनेस को लोन दिया, यानी कि फर्म को लोन दिया है, सपोज करते हैं 1 लाख का, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि उसको 6% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 1 लाख का 6% हो गया ₹6,000 पर एनम। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। I'll repeat, this interest is a charge on profit, यानी एक नई टर्म है चार्ज ऑन प्रॉफिट। दो चीज़ें होती हैं, एक तो चार्ज ऑन प्रॉफिट, एक एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट।
चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो आइटम अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो भी चार्ज होंगे, अगर लॉस हो रहा है तो भी बिजनेस को देना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं कि वो सिर्फ तब मिलते हैं जब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो रहा है तो वेल एंड गुड, ले लो, नहीं हो रहा तो नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल होता है पार्टनर सैलरी, और इसमें क्या एग्जांपल है, पार्टनर्स लोन। So he is saying that interest at the rate of 6% is to be allowed on partners loan to the firm. Such interest is a charge against a profit, and the profits and losses are to be shared equally, that is 1:1. 1:1 किस केस में, जब दो पार्टनर्स हो। इक्वली का मतलब होता है कि अगर दो पार्टनर्स हैं ए और बी तो उनका रेशियो रहेगा 1:1। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी तो उनका रेशियो रहेगा 1:1:1। चार पार्टनर्स हैं ए बी सी एंड डी तो उनका रेशियो रहेगा 1:1:1:1। यानी सपोज करते हैं 60,000 का प्रॉफिट था तो इस केस में ए और बी को 30-30 मिल जाएंगे, इस केस में 20-20 मिल जाएंगे, और इस केस में कितने मिलेंगे, 15,000 टू ईच पार्टनर। यानी 15,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 60,000। यानी 15,000 ए को, 15,000 बी को, 15,000 सी को और 15,000 डी को। दिस इज़ नोन एज इक्वल PSR। अच्छा, मैं जब भी PSR बोलूँ तो इट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज़ वेरी कॉमनली नोन एज PSR। हाँ, आप लोग एग्जाम में PSR यूज़ मत करना, यू हैव टू राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट वाले। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं। अ माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अ माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अच्छा, अभी हमने ना कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट पढ़ा था जिसमें कि मैंने बोला था कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में जब भी पार्टनर बन सकता है व्हेन ही इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि ही शुड नॉट बी अ माइनर। बट अगर हमें किसी माइनर को एक पार्टनरशिप फर्म में लेना है ना तो ही कैन बी ओनली एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स। यानी वो प्रॉफिट में तो हिस्सा रखेगा बट ना तो उसका लॉस में कोई लेना देना है, न एक्सपेंसेस में कोई लेना देना है। यानी सिर्फ फ़ायदे के लिए आप उसको रख सकते हो, और वो भी कब, जब कंसेंट हो ऑल द अदर पार्टनर्स की। A partner may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners or in accordance with an express agreement among the partners। इसका मतलब ये है कि सपोज अभी ए और बी काम कर रहे थे तो दे डिसाइडेड टू इंक्लूड सी ऑल्सो विद देम। तो ये कैसे सी को ले सकते हैं कि ए और बी का कंसेंट हो, दोनों का कंसेंट ले तो सी को हम ले सकते हैं, या फिर एक एग्रीमेंट में हमने लिखा हुआ है कि सिर्फ अगर ए भी बोलेगा ना तो हम किसी को भी पार्टनर रख सकते हैं। तो या तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए या फिर दोनों की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। A partner may retire from the firm either with the consent of all the partners or in accordance with an express agreement among the partners। सेम वही जैसे एडमिशन के टाइम पे था ऐसे रिटायरमेंट के टाइम पे भी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ नॉट कंपलसरी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने फर्म को रजिस्टर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर्स अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। सपोज जैसे दो पार्टनर है ना, उसमें से अगर बी की डेथ हो जाए तो दो, मैंने बोला था कि पार्टनरशिप के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। जब दो में से एक ही नहीं रहा तो पार्टनरशिप किस बात की। बहुत सही। सपोज तीन है, सी चला जाए, सी की डेथ हो गई तो क्या ये दोनों रन कर सकते हैं? नो।
अगर इन दोनों को बिजनेस करना है ना तो पहले इस वाली फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे, इसको बंद करना होगा और एक फ्रेश एग्रीमेंट होगा। राइट्स ऑफ अ पार्टनर क्या है? अ पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, he should be consulted about the affairs of the business, he has the right to inspect the books of accounts and extract a copy of them, he has the right to share profits and losses in the agreed ratio, he should receive interest on loan advanced by the partner at the agreed rate, यानी जो कि डीड में लिखा होगा, अगर डीड नहीं है तो at the rate of 6%. In case of an emergency, partner has the right to act accordingly as a man of ordinary prudence. एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि एक समझदार इंसान जो उस पर्टिकुलर इमरजेंसी में काम करेगा, अ पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंगली. ही इज़ अ पार्टनर हैज़ द राइट टू नॉट अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्योंकि एडमिशन के लिए हमें हर पार्टनर की कंसेंट इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस. अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो ही हैज़ टू गिव अ प्रॉपर नोटिस, उसे सबको बताना होगा. टू गेट इंडेमनीफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पार्टनर ऑन हिज बिहाफ. इंडेमनीफाई का मतलब ये होता है कि अगर सपोज किसी केस में किसी पार्टनर ने कोई बिजनेस की पेमेंट अपने पर्सनल मनी से कर दी है, तो ही हैज़ द राइट टू गेट इंडेमनीफाइड, यानी उसके पास राइट है कि उस पैसे को रिकवर कर सके. कहाँ से? बिजनेस फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से. आज के लिए इतना ही करते हैं और थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. ये बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्स हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड more capital than other partners demand interest on capital at the rate of 10% and share profits in the capital ratio, but Y and Z do not agree with him. समझते हैं क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर और उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है. हमने ऊपर ये पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस होते हैं वो अप्लाई होते हैं. जो अब अगर पार्टनरशिप डीड होती, जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है, हम उसको बिना सोचे समझे मान लेते. बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट के जो रेलेवेंट सेक्शंस होते हैं वो अप्लाई कर जाते हैं. अब इसमें ये बोल रहे हैं कि एक्स ने ज़्यादा कैपिटल लगाया तो वो मतलब सपोज एक्स ने 50,000 लगाया और बाकी वाई और जेड ने सिर्फ 20,000 लगाया. अब एक्स बोल रहा है कि यार मैंने पैसे ज़्यादा लगाए हैं तो मेरे को अपने कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कैपिटल रेशियो में होनी चाहिए. इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेते हैं. सपोज एक्स ने 50,000 लगाया, वाई ने 30 और जेड ने 20,000 लगाया. तो एक्स बोल रहा है कि यार मेरा कैपिटल सबसे ज़्यादा है तो आई शुड गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और ये एक चीज़ और बोल रहा है कि हमें अपने PSR को ना कैपिटल रेशियो में रखना है. इनका कैपिटल रेशियो क्या है? 5:3:2. यानी अगर 1 लाख का प्रॉफिट है तो एक्स को 50,000 मिलना चाहिए. ऐसे कर लेते हैं इसको 2 लाख वरना कन्फ्यूजन होगी. तो एक्स को 1 लाख मिलना चाहिए, वाई को 60,000 मिलना चाहिए और जेड को 40,000 मिलना चाहिए. बट यहाँ पर तो कोई पार्टनरशिप डीड थी नहीं. तो मेरे पार्टनरशिप एक्ट के जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो अप्लाई होंगे, जो कि ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड एंड PSR शुड बी इक्वल. तो जो एक्स बोल रहा है ना, इट इज़ टोटली रॉन्ग. Second one we have is Y has devoted full time to run the business and demands a salary of rupees 5,000 per month, but Y and Z do not agree with him. Here the context of Y and Z are totally correct क्योंकि this should be I guess X.
So we'll read this as X. X is devoted full time to run the business and demands a salary of rupees 5,000 per month, but Y and Z do not agree with him. Y बोल रहा है कि यार मैं बिजनेस में सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ तो मेरे को 5,000 पर मंथ की सैलरी मिलनी चाहिए, और Y और Z बोल रहे हैं दैट दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस शुड नॉट हैपन. हेयर Y एंड Z आर करेक्ट क्योंकि हमारा पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि नो पार्टनर शुड गेट अ सैलरी. सो हेयर X इज़ रॉन्ग. Z demands interest on loan of rupees 50,000 by him at the market rate 12%. No, this is also wrong because as per partnership act, the rate of interest on loan extended by a partner is only 6% per annum. Net profit of the firm after all the above adjustment is rupees 30,000. So इन सब चीज़ों के होने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आया वो 30,000 आया. एंड हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1, यानी इक्वली होना चाहिए. तो 3 पार्टनर्स हैं तो इन तीनों में इक्वली कैसे डिवाइड होगा ये वाला प्रॉफिट, 10,000 ए का, 10,000 बी का और 10,000 सी का. गाइस इस क्वेश्चन बुकलेट में 1, 2, 3, 4 and 5 questions है. All the questions are same. How and I have discussed the first question with you guys. If you guys this left out portion is homework for all of you. If you guys have any problem with any question, you guys just comment down in the comment section and I'll reply to you. Also for this for the notes you guys can email me. I'll drop my email in the comment section. आज के लिए इतना ही करते हैं.